हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग की ये हिस्ट्री की 5वीं क्लास होने जा रही है। इसके पहले हम लोग ज्योग्राफी की भी 5 क्लास ले चुके हैं। क्योंकि ज्योग्राफी की क्लास अभी आप लोग के बीच में पब्लिक नहीं की जा रही है, ठीक है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 50% क्लासेस को हम लोग अपने फ्री कर देने वाले हैं, आप सबके बीच में फ्री रहेगी, ठीक है। अभी हिस्ट्री की क्लास आप लोग के पास जा रही है, इसके बाद से हम लोग कुछ क्लासेस की आपकी ज्योग्राफी की फ्री करेंगे। डेली मेरा मानना है जब तक आपकी ये पेड क्लासेस चलती रहेंगी, आपको एक एक क्लास फ्री रहेगी। हर एक सब्जेक्ट की 50% क्लासेस हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के लिए फ्री कर देंगे, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी मैंने डिसाइड किया कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या करेंगे, फ्री कर देंगे, ठीक है। इसी को दिमाग में रखना। तो हम लोग ऐसे कुछ अपना टारगेट सेट किए हुए हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में कर दिया जाएगा, एंशिएंट और मेडुअल आपके हिस्ट्री में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्लान है। हालांकि मेरा मानना है आज के दिन में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास 300 रुपए ना देने की क्षमता हो। मैं क्लियर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, आप लोग क्या है, आप लोग अब ग्रेजुएट हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो ग्रेजुएट हो गया है, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। 2 महीने में तक मैं ये क्लास लेने वाला हूं और सोचिए, मैं आपसे केवल और केवल 300 रुपए हम लोगों ने फीस रखी है। सबसे कम, मतलब सबसे कम फीस यूपीएससी हिंदी ने रखा हुआ है। हालांकि आप कोई हम लोग का बैच उठा के देख लीजिए, हम लोग यूपीपीएससी का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं जिसमें सेलेक्टेड ऑफिसर्स भी पढ़ाते हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने उसकी फीस केवल 1500 रुपए रखते हैं। उसकी फीस हम लोग एकदम, इस बार भी देखेंगे, हम लोग ने डिसाइड किया कि उसकी फीस को नहीं बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसमें प्रॉपर हम लोग 1 साल का करंट अफेयर सारी चीजें हम लोग उसी में कवर करते हैं। तो अभी यूपीपीसीएस के, सॉरी, आरओ के लिए हम लोगों ने महज 300 रुपए में ये क्लास लेके आए, क्योंकि पहली बार यूपीएससी हिंदी भी आरओ के लिए उतर रही है। तो नो डाउट कि हमको भी एक बैकअप सपोर्ट चाहिए था। तो ये 300 रुपए हम लोग के लिए बहुत जरूरी थे। कम से कम इतना तो जरूरी था अपने मोटिवेशन के लिए, और आप लोग भी, खासतौर पर जो सीरियस लोग हैं वो लोग ज्वाइन करें, इसलिए बहुत जरूरी था। यूपीएससी हिंदी के इस बैच को अब तक बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। आप लोग जरूर जुड़िए। ध्यान देंगे, यहां पे मैंने डिटेल लिखा हुआ है। आप लोग जो भी जुड़ना चाहता है, ये 2 नंबर है 9519780078। आप इसमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम करिए और आरओ से संबंधित जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आप लोग ले सकते हैं। इस क्लास को मैं बीईओ के लिए भी बना रहा हूं, ध्यान देना है। तो बीईओ की, हालांकि मैंने अभी डेट को घोषित नहीं किया कि कब हम लोग बीईओ की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, पर हां, जल्द से जल्द हम लोग बीईओ की भी डेट को डिक्लेयर कर देंगे। अगस्त माह में हम लोग का प्लान है कि लगभग 10 अगस्त तक जाते जाते हम लोग कोशिश करेंगे कि बीईओ की भी आपकी जो डेट है उसको घोषित कर दें कि यूपीएससी हिंदी बीईओ की भी क्लास ले रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। आज के टॉपिक्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। महाजनपद काल हम लोग देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां पे तय है यार। मगध अपने आप में एक टॉपिक नहीं है, एक महाजनपद, एक छोटा सा महाजनपद नहीं है। मगध अपने आप में एक विशाल सब्जेक्ट में इसलिए बोलूंगा, आप मगध पढ़ते हैं तो आप पूरा का पूरा पहला हम लोग कह सकते हैं कि एक रूप भारत पढ़ते हैं। क्योंकि देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य आता है तो वो हिंदकुश से उत्तर में हिंदकुश तक उनका साम्राज्य रहता है और दक्षिण में कर्नाटका तक उनका साम्राज्य रहता है। वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में आपका सिंध तक, ध्यान देंगे, सिंध के बॉर्डर तक इनका साम्राज्य रहता है। तो ईस्ट में इनका बंगाल तक संसद रहता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक मुश्त पूरे उत्तर महाद्वीप पे, पूरे उत्तर भारतीय महाद्वीप पे शासन किसका रहता है, मौर्य पीरियड का रहता है। और जब हम लोग मौर्य पीरियड पढ़ते हैं तो हम मगध के अंदर ही मौर्य पीरियड पढ़ते हैं। तो मगध कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है कि भाई 4 फैक्ट देखें मगध कंप्लीट हो गया। मगध मतलब समझ जाइए कि आपका पूरा जितना परिश्रम आपको लगेगा अब तक पाषाण काल खत्म करने में, जितना परिश्रम आपको लगेगा हड़प्पा खत्म करने में, उतना परिश्रम अकेले लगेगा मगध खत्म करने में। तो मगध अपने आप में 2-3 टॉपिक्स है, समझ ना मेरे कहने का मतलब ये है। तो क्लियर दिमाग रखना है। इसके बाद से हम लोग विदेशी आक्रमण रखेंगे, क्योंकि इसी मगध का एक शासक था धनानंद। इसकी लापरवाहियों की वजह से ही विदेशी आक्रमण, हालांकि इसकी लापरवाही नहीं थी, लेकिन ठीक है, घनानंद के ड्यूरेशन में चूंकि विदेशी आक्रमण होना शुरू होता है, इसका लापरवाही यह था कि ये बातें नहीं माना। इसको चूंकि आप एक राजा हैं, आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, आपको इतना एक्टिव रहना चाहिए कि कौन आक्रमण कर रहा है कौन नहीं। लेकिन ये अभिमान में चूर था, इसको नहीं लगता था कि मतलब मेरे पे कभी सिकंदर अटैक कर सकता है। खैर, व्यास अपने विकराल रूप में ना रही होती तो शायद घनानंद को सिकंदर की चोट का सामना करना पड़ता, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, अपना काम है, पढ़ना तो पढ़ते हैं। देखिए, जब हम लोग आते हैं महाजनपद काल में, तो महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भैया हम लोग उसकी राजधानी को देख लें। तो पहले मैं सभी महाजनपदों की राजधानी बताऊंगा, उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महाजनपदों की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, महाजनपद काल की चर्चा हम लोग को बहुत साहित्यों से मिलती है, और जिस बहुत साहित्य से इसकी चर्चा मिलती है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ठीक है। ध्यान देंगे, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से इसकी चर्चा मिलती है। उत्तर निकाय,
महावस्तु। इन दो से क्या हमको इसकी चर्चा मिलती है। अब हम लोग एक चीज समझते हैं, जब वो इन महाजनपदों की जानकारी मिलती है तो सबसे पहली बात होगी, चल भाई कि राजधानी क्या है, राजधानी बता। राजधानी की जब बात आती है दोस्तों तो ध्यान देते हैं, राजधानी में पहली जो है वो है अंग महाजनपद की राजधानी आपकी चंपा थी। ठीक है, चंपा याद करने का नाम ही है। आपने एक मूवी भी देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी थी क्रिश में वो चंपा की ही तलाश करता है। इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा रहा है कर्ण जिसको उसकी चंपा नहीं मिली थी। ठीक है, और चंपा मिली भी तो वो थोड़ी देर से मिली। ठीक है, चंपा नहीं मिली थी मेरे से कहने का मतलब है कि जिससे कर्ण प्रेम करता था उसकी शादी उससे तत्काल में नहीं हो पाती है, बल्कि दुर्योधन के चक्कर में फंस के उसको परिस्थितिवश किसी दूसरी कन्या से शादी करना पड़ता है। हालांकि बाद में वो जिनको जिससे प्रेम करता था उससे भी शादी करता है। तो मेरे कहने का मतलब इतिहास का एकमात्र शासक है जिसको चंपा देर में मिलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। उसके बाद से बारी आती है अवंती की। अवंती ध्यान देंगे, अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। ध्यान देना है, अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन। और माहिष्मती, माहिष्मती का नाम आपने मूवी में देख भी लिया है। ठीक है, तो उज्जैन एवं माहिष्मती इसकी राजधानी थी, उज्जैन एवं माहिष्मती। ठीक है, माहिष्मती साम्राज्यम। ठीक है, तो भल्लाल देव यहीं पे आपको मिलेगा। तो उज्जैन और माहिष्मती ये अवंती की राजधानी हुआ करती थी। ध्यान देंगे, ऐसा माना जाता है कि उज्जैन में जिस वंश का शासन था उस वंश का नाम था हैहय। ठीक है, हैहय वंश का शासन था। ये चीज क्लियर आप लोग दिमाग में रखेंगे। हैहय वंश का एक शासक था जिसका नाम था चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत को अचानक तबीयत खराब होती है। ठीक है, इनको लूज मोशन से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ बुक्स में मिलता है कि हैजा हो गया था। क्या हो गया था नहीं मतलब है, दिमाग में रखना है इनकी तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, तबीयत इनकी इतनी खराब होती है कि स्वयं यमराज इनको आमंत्रित करते हैं कि भाई अब तुम एक काम करो, चले आओ। लेकिन चंद्रप्रद्योत संघर्ष करते हैं जीवन से, और इनके इसी जीवन संघर्ष की जानकारी बिंबिसार को मिलती है। बिंबिसार को लगता है ये बहुत बेहतरीन मौका है हमको अवंती से संबंध बनाने का, क्योंकि बाकी राज्यों में तो बेटी और बहनें थी तो वहां पे शादी कर लिया था ये। अब समस्या इसकी थी अवंती में कोई मिल नहीं रहा था, अवंती को अपना मित्र कैसे बनाए। तो शादी करके मित्र नहीं बना सका तो वैद्य भेज के मित्र बनाएगा। उसका एक वैद्य था बिंबिसार का, उस वैद्य का नाम था जीवक। जीवक बहुत ही स्मार्ट था, उस ड्यूरेशन का समझ जाइए कि मतलब शल्य चिकित्सक था, जो भी जितना भी इसको इज्जत दे लीजिए, सारी वायरस बैक्टीरिया का जानकारी इसको था। फाइनली ये पहुंचेगा अवंती, चंद्रप्रद्योत के पास इलाज करेगा और चंद्रप्रद्योत की हालत में सुधार होगा। सुधार होते ही चंद्रप्रद्योत बोलेगा बिंबिसार से कि भाई बदले में क्या चाहिए, तो बोलेगा दोस्ती, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। तो बोलेगा ठीक है भाई, चल दोस्ती है, मैं तेरे पे कभी अटैक नहीं करूंगा, तुम साम्राज्य विस्तार करो। ठीक है, अब ध्यान देंगे। तीसरी है काशी। ध्यान देना, ये वही काशी है, इतिहास की पहली ऐसी ये घटना है, दहेज की घटना, मतलब याद में दहेज की घटना, जिसमें आपको प्रूफ दिखता है कि दहेज दिया गया किसी बड़े स्थान को। ठीक है, जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था तो मुझे पहली बार मैं मॉडर्न से स्टार्ट किया। ठीक है, मॉडर्न पढ़ा था तो वहां पे मुझे पता चला यार पुर्तगालियों ने मुंबई को दान दिया है, दहेज दिया है, किसको, इंग्लिश को। ठीक है, तो मुझे लगा यार इतिहास की पहली दहेज की घटना लगता है कि ये पुर्तगाली करते थे, विदेशियों से आई है। ठीक है, हालांकि आई तो ये कुरीति उधर से ही है। ठीक है, हालांकि महाजनपद ड्यूरेशन जब आप पूछते हैं ना तो पता क्या चलता है कि प्रसेनजित जो कि कौशल का राजा था, कौशल का, इसकी पुत्री का नाम था वाजिरा। ठीक है, अजात शत्रु क्या करता है कि अपने नाना के यहां ही अटैक कर देता है। असल में कौशल जो नरेश थे वो बिंबिसार की ससुराल थी, लेकिन अजात शत्रु बोलता था कि नाना रहो या कुछ भी रहो, पहले भैया निपटाएंगे तुमको, निपटा या तो सीधा, मतलब पिताजी के सामने तुम सर झुकाए वो चलेगा, अलग की बात है। पिताजी के सामने वैसे भी कौशल ने क्या किया था, पिताजी के सामने सर नहीं झुकाया था, पिताजी को बेटी दिया था। ठीक है, तो बदले में संबंध स्थापित हुआ था। तो बोलेगा अजात शत्रु एक काम कर भाई, ये सब ना चलबो, सीधा आओ, मैदान में लड़ाई होगी, हारोगे तो झुको, जो मांगते हैं वो दो। ठीक है, अजात शत्रु फाइनली क्या करेगा, कौशल नरेश को हराएगा। कौशल नरेश बहुत खुशी के साथ बोलेंगे अजात शत्रु तुम्हारे बाप का भाई ससुराल था यहाँ पे, तुम्हारा भी ससुराल रहेगा यहाँ पे, मेरी बेटी है वाजिरा, इससे शादी कर लो। ठीक है, फाइनली अजात शत्रु क्या करेगा, वाजिरा से शादी करेगा। ठीक है, और काशी दहेज में पाएगा, बड़ा खुश होगा। ठीक है, अब यहां से बारी आती है कौशल की, अगली बारी आती है किसकी, कौशल की बारी है। कौशल की जो राजधानी थी इसका नाम था श्रावस्तु। जानेंगे, इसका नाम था श्रावस्ती, श्रावस्ती। ठीक है, इसको ध्यान रखें, श्रावस्ती। अच्छा, काशी की मैंने राजधानी आपको नहीं बताई। ठीक है, ध्यान देंगे, काशी की राजधानी बताई। काशी की राजधानी वही है जो आज संसदीय क्षेत्र है किसका, मोदी जी का।
ठीक है, गंगा माँ ने बुलाया जहां से आह्वान दिए थे, वो इसकी राजधानी रही है। कौशल की श्रावस्ती राजधानी है। कौशल के बाद से अगला क्या है, कुरु है। कुरु की राजधानी वही रही है, कुरुक्षेत्र का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो हस्तिनापुर, जहां से महाभारत की नींव पड़ती है, ठीक है, तो हस्तिनापुर, ठीक है। कंबोज में आइए, तो कंबोज की राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी क्या थी, कंबोज की राजधानी हाटक थी। गांधार नरेश, इतिहास में इतना बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ कभी होता ही नहीं है। गांधार नरेश आपको पता है कि चूंकि छलपूर्वक इनकी बहन की शादी एक चूंकि किससे, धृतराष्ट्र से होती है जो कि अंधे थे, तो ये ठान लेता है कि चूंकि इनकी बहन चूंकि बहुत सुंदर भी थी, योग्य भी थी, ठीक है, और धोखेबाजी से शादी होती है, ठीक है, तो ये ठानते हैं कि मैं पूरी के पूरे साम्राज्य को अंधा बना दूंगा हस्तिनापुर के, ठीक है, अगर अधिकार नहीं मिला किसको, गांधारी को, ठीक है। तो चूंकि गांधारी को वो अधिकार नहीं मिलता है, रीजन क्या थे, और जो गांधार नरेश थे, यानी जिनसे शादी होती गांधारी की, वो योग्य नहीं थे, ठीक है, वो शारीरिक रूप से अक्षम थे। तो ये पूरी कहानी है, फिर वहां से पांडवों को अधिकार मिल जाता है। तो इसके लिए ये पूरी की पूरी महाभारत करा डालते हैं, ठीक है। जो नहीं करना था, मतलब बदला लेने में ये हद से ज्यादा गिर जाते हैं, वरना इनसे चला कोई था ही नहीं, ठीक है, ध्यान देंगे। तो वही गांधार नरेश का ये गांधार है, तक्षशिला में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला है, ध्यान देंगे। पूरी यहां पे मैक्सिमम जो लोकेशन है 16 महाजनपद में, ये सब आपके महाभारत ड्यूरेशन के मिलते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। उसके बाद से आता है अस्मक। अस्मक की जो राजधानी थी वो पोटन थी, या इसी को हम लोग कहते हैं, कहीं कहीं मिलता है पैठन, ध्यान देना है, क्या मिलता है, पैठन, ठीक है। अब बात आती है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी, ठीक है, सूरसेन की राजधानी आपकी क्या थी, मथुरा थी। अब बताता है चेदी वंश। चेदी वंश की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती थी। चेदी वंश की राजधानी क्या थी, चेदी वंश की राजधानी आपकी सुक्तिमती थी। अब आता है पांचाल। वही पांचाल जिसको हम लोग पांचाली के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसकी राजधानी कांपिल्य थी, ठीक है, द्रौपदी, ठीक है, तो कांपिल्य। वज्जी जनपद, ठीक है, वज्जी संघ। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, वैशाली थी, वैशाली थी। अब आगे क्या है, वत्स है। वत्स की राजधानी भी क्या थी, कौशांबी थी। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशांबी थी। अब आगे क्या है, आगे मत्स्य है। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर है, ठीक है। विराटनगर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विराटनगर। यहीं जाके पांडवास क्या है, 1 वर्ष के अज्ञातवास को बिताते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे मल्लो की राजधानी कुशीनारा, ये गोरखपुर के बगल में है, ध्यान देंगे। यहीं पर देह त्याग किसने किया है, भगवान बुद्ध ने यहीं पर अपना देह त्याग किया है, ठीक है। अब आती है आगे मगध। तो मगध जिसकी राजधानी क्या थी, गिरिवर थी, गिरिव्रज बोलते हैं उसको, ठीक है, गिरिव्रज बोलते हैं। राजगृह थी, या राजगृह ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, राजगृह और राजगीर, ठीक है, ये सब इसकी राजधानी आती, ध्यान देना है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, 16 महाजनपद की जो राजधानियां थी उनको देख लिया। अब कुछ कुछ हम लोग छोटे छोटे फैक्ट्स देख लेते हैं जो अपने को लगे इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, जानना जरूरी है, ध्यान देना है। तो इसमें हम लोग आगे आएंगे, तो हम लोग सबसे पहले एक बार देख लेते हैं किसको, कौशल के बारे में देख लेते हैं। कहां है कौशल, अंग अवंती काशी कौशल मिल गया, ठीक है, कौशल मिल गया। कौशल की राजधानी क्या हम लोग को पता चल गया, हालांकि ये स्टोरी तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अब ध्यान देंगे, होता क्या है कि जो आपकी काशी है, काशी के बारे में एक फैक्ट देखेंगे, ये आपकी 2 नदियों वरुणा और 80 नदियों के बीच में स्थित है। वरुणा प्लस 80, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है, ध्यान देना। क्या, काशी। इतने सुंदर शहर को मैंने बताया कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजरा का विवाह में दहेज के रूप में किसको दे दिया था, अजातशत्रु को दे दिया था, ठीक है, ध्यान देंगे। बाकी कुरु हमको पता है, ये इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर वाला लोकेशन था आपका, ठीक है, ये सब चीज आपको पता चल गया, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सूरसेन के बारे में एक फैक्ट आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। सूरसेन, इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी, ध्यान देंगे। सूरसेन की जो चर्चा है, ठीक है, वो एक बुक में मिलती है, उसका नाम है मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। तो इस महाजनपद की चर्चा आपको इंडिका में भी मिलती है, चर्चा इंडिका में भी मिलती है, इंडिका में भी चर्चा, इस बुक, इस महाजनपद की जानकारी आपको इंडिका में भी मिलती है। ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अच्छा एक हम लोग और जो वज्जी जनपद है, एक बार वज्जी को देखें, तो यहां पे ध्यान देना है, वज्जी, वज्जी मिल गया ना, हाँ ठीक है, वज्जी जनपद देखते हैं। ध्यान देंगे, वज्जी क्या है, विश्व का पहला गणराज्य है, वैशालियों के लिच्छवियों ने इसे स्थापित किया था, ध्यान देंगे, यह विश्व का पहला गणराज्य है। तो लिखेंगे
विश्व का पहला गणराज्य, विश्व का पहला गणराज्य। और विश्व का सबसे नवीनतम गणराज्य कौन है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कभी रिसेंट में उसने अपनी अधीनता, जो उसका समर्पण था इंग्लिश के प्रति, वो ठुकराया है और खुद को गणराज्य के तौर पे नामित किया है। कमेंट करके बता सकते हैं, एक द्वीपीय देश है। ठीक है, ध्यान देना है। अब लोग नेक्स्ट फैक्ट देखें, अगला क्या है। तो अगला हम लोग थोड़ा सा एक बार आगे देखें कुछ इंपॉर्टेंट, और कंबोज के बारे में आप लोग देख सकते हैं, जिसकी राजधानी आपकी हाटक है। कंबोज एक ऐसा लोकेशन था जो कि घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ध्यान देंगे, हड़प्पा पीरियड में घोड़ों के साक्ष्य तो मिलते हैं, अस्थिपंजर मिल जाते हैं कई जगहों पे, लेकिन कहीं भी इनका चित्रण नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि यहां की विशेषता नहीं रहेगी, घोड़े यहां की विशेषता नहीं रहेंगे। ये चीज ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखें, ठीक है, आगे आते हैं। तो हम लोग को लगता है कि अब ये महाजनपद पीरियड आपका खत्म हो गया। अब यहां से हम लोग मगध को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मगध मैंने लास्ट में जानबूझ के लिखा भी है। अच्छा, मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे, जैसे आहत सिक्का। 16 महाजनपदों के ड्यूरेशन में क्या है, आहत सिक्के का यूज होता है। बेसिकली आहत का मतलब होता है किसी को आहत पहुंचाना, यानी चोट पहुंचाना। ठीक है, तो मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक ठप्पा बनाया जिसमें फूल बना हुआ है। ठीक है, और मैं चाह रहा हूं ये फूल किसी के ऊपर छप जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप तेजी से अपना हाथ किसी के पीठ पे छाप दीजिए, तो वो आहत छप्पा सिक्का हो गया। ठीक है, बस अंतर है वो पीठ है, यहाँ पे कोई धातु है। ठीक है, तो आहत सिक्का चोट मार के, जो डिजाइनिंग थी, जो ठप्पे की डिजाइनिंग होती है, वो उस क्वाइंस पे लगा दिया जाता था। ठीक है, तो आहत प्रकार के सिक्के आप लोग समझ गए कि कैसे मिलते थे। इसको पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, ध्यान देना। जो यहाँ के मृदभांड थे, उनकी विशेषता क्या थी, ये उत्तरी काले मृदभांड थे। ठीक है, ये विशेषता किसकी है, महाजनपद पीरियड की है, ध्यान देना, महाजनपद पीरियड की है। अब हम लोग देखते हैं मगध वंश। ठीक है, मगध वंश जब देखते हैं तो मगध में 4 वंश मेनली आते हैं। हर्यंक वंश, जिसकी न्यू बिंबिसार ने रखी है। शिशुनाग वंश, जिसकी न्यू आपने देखेंगे शिशुनाग ने रखी है। नंद वंश, जिसकी न्यू महापद्म नंद ने रखी है। और मौर्य वंश, जिसकी न्यू चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, पहला मैंने क्या लिखा है, ये संस्थापक का नाम है और ये अंतिम शासक का नाम है, अंतिम। ठीक है, इसी तरीके ये आपका क्या हो गया, संस्थापक हो गया, और ये आपका अंतिम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका नंद वंश का ये संस्थापक हो गया और ये आपका अंतिम हो गया। ठीक है, ये संस्थापक हो गया। मैंने इसका अंतिम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मौर्य को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे तो हम लोग अंतिम कौन है वहां पे देख लेंगे। ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। तो 4 वंशों का क्रम आपको याद करना है, सेम इसी क्रम में। पहले आपका हर्यंक वंश आएगा, फिर शिशुनाग आएगा, फिर नंद आएगा, फिर मौर्य आएगा। ठीक है, ये 4। अब हम लोग क्या करते हैं, हर्यंक वंश को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हर्यंक वंश को स्टार्ट करते हैं। हर्यंक वंश की स्थापना किसने की, तो मैंने स्टार्ट में बोल दिया, इसकी स्थापना किसने की है, बिंबिसार ने इसकी स्थापना की। ठीक है, बिंदुसार नहीं बोल रहा हूं मैं, क्लियर दिमाग में रखना है, बिंबिसार बोल रहा हूं। बिंबिसार ने क्या है, इसकी स्थापना की है। ठीक है, ध्यान देना है। एक चीज ध्यान देंगे, बिंबिसार साम्राज्य में विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों पर जोर देता था। ध्यान देंगे, साम्राज्य, यहां पे क्या लिखा है मैंने, देखिए यहां पे लिखा मैंने। ठीक है, चलिए मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने थोड़ा सा नोट्स बना लिया था। हर्यंक वंश का ये क्या है, हर्यक वंश लिखा है, लेकिन ये हर्यंक वंश है। हर्यंक वंश का संस्थापक है। इसने राजधानी किसको बनाई है, और राजगृह को राजधानी बनाई है। ठीक है, इतिहास का ये पहला ऐसा शासक माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी। ठीक है, इसने ठाना था कि मैं मगध का विस्तार करूंगा। विस्तार के 2 रीजन होंगे। पहली बात, निकटवर्ती जो राज्य है, जो महाजनपद है, वहां पे शादी करूंगा, चाहे उनकी बेटी से, उनकी बहन से, जो भी होंगी उनसे शादी करूंगा। और फाइनली क्या है कि उनसे मित्रवत संबंध स्थापित करूंगा ताकि वो मेरा दायरा हो जाए। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्या था कि तर्पण कर इसने खत्म किया था। तर्पण कर बेसिकली क्या है कि जब कोई भिक्षु नदी पार करते थे ना, तो किसी भिक्षुओं के नदी पार करने के उपरांत वो कर लिया जाता था। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, नदी पार करने के उपरांत टैक्स लिया था। अब कीवर्ड फोकस करेगा, मैंने ये नहीं कहा कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं से, जैन धर्म के भिक्षुओं से, मैंने क्लियर बोला भिक्षुओं से। यानी कि इक्वल नजर से देखता था किसको, जैन धर्म के भिक्षुओं को भी और बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को भी। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं ये जैन धर्मानुयायी था, कुछ लोग कहते हैं ये बौद्ध धर्मानुयायी था। ठीक है, तो तर्पण कर क्या था, नदी पार करने से संबंधित एक टैक्स था। ये ध्यान रखना है, नदी पार करने से संबंधित एक टैक्स रहा था। ठीक है, मैंने बोला ये वैवाहिक संबंधों पर काफी जोर देगा। ठीक है, वैवाहिक संबंधों पर जोर देगा। जैसे प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला, ये उनसे शादी करेगा।
महाकोसला के बाद इसका दिमाग में आया, चल भाई लिच्छवी चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वो वहां पे छिल्ला नामक राजकुमारी से शादी करना है। इसके बाद से पंजाब पहुंचेगा, वहां पे मद्रकुल की राजकुमारी रहती है क्षेमा, इनसे शादी करेगा। ये 3-4 नाम तो अभी हिस्ट्री में लिखी गई हैं। अभी कौन से ऐसे नाम है जो नहीं लिखे गए हैं, ये हिस्ट्री को भी नहीं पता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये 3 ऐसे वो नाम है जहां से इसने शादी की थी। फायदा क्या हुआ, तो आपको पता है शादी करने का कितना फायदा होता है, वो सारे फायदे इसको थे, जैसे राज्य स्थापित करने के, ठीक है, किसी भी राज्य से बेहतरीन संबंध इसका स्थापित हो गया, ठीक है। बाकी तो ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा होगा क्या, ये दीर्घायु था, ये बहुत लंबे समय तक जिया है, दीर्घायु था, ठीक है। हालांकि बिंबिसार का झुकाव थोड़ा बौद्धिज्म की तरफ था, ध्यान देंगे। दीर्घायु था। अब इसका लड़का था अजातशत्रु, इंतजार कर रहा था आज मरेंगे आज मरेंगे, क्योंकि भाई सिंपल बना, तुम 100 साल तक जियोगे और तुम्हारी चक्कर में हम 80 साल के हो गए। भाई तुम 100 साल में मरोगे तो पता चला कि हमको कब राजा मिलने को पड़ेगा। तो ये ठाना कि भाई तो जितना जल्दी निपट उतना जल्दी निपट। बिंबिसार जीता जाएगा, बुढ़ौती तक शासन करेगा। अजातशत्रु का दिमाग खटकेगा और एक दिन इनको निपटा देगा। 2 कहानियां मिलती हैं। कुछ साहित्य कहते हैं, ठीक है, कि इसने अपने पिता की हत्या कर दी, ठीक है, तत्काल में गया और 6 इंच अपने पिता को क्या किया, छोटा कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे साहित्य कहते नहीं, अजातशत्रु ने अपने पिता को 6 इंच छोटा नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल विनय पिटक कहता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की है, ठीक है। लेकिन जैनिज्म के ग्रंथ, जैनिज्म के ग्रंथ क्या है, अजातशत्रु को बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैनिज्म के ग्रंथ क्या कहते हैं कि नहीं, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या नहीं की है, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या नहीं की है, ध्यान देंगे। और खुद अजातशत्रु को उसने पकड़ के, बिंबिसार को पकड़ के जेल में रख लिया था और वो वहां पे जहर खा लिया था। अच्छा ये बताओ, बिंबिसार को जहर मिला कहां, ठीक है, उसको कोई तो ला के जहर दिया होगा, ले भाई जहर ले ले खा ले, ठीक है। तो बोलते नहीं कारागार में उसने जहर खा लिया। अब बात समझ में नहीं आती कि कारागार में जहर मिला कहां, ठीक है। तो कुल मिला चला के जैनिज्म कहता है कि बिंबिसार ने आत्महत्या की और बौद्धिज्म कहता है कि इसने हत्या की। और सबसे बड़ी बात है, गौतम बुद्धा के सामने खुद अजातशत्रु इस बात को कबूल करता है कि मैंने अपने पिता की हत्या की है। तो इस बात में कोई विवाद ही नहीं है कि की है कि नहीं की है। और चूंकि आगे चलकर अजातशत्रु की हत्या उसका लड़का उदयन करेगा, तो चूंकि बाप की हत्या यानी बिंबिसार की हत्या करेगा अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या करेगा उदयन, कारण सेम रहता है, राजगद्दी। इसी के कारण इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। क्लियर दिमाग में रखना है। अजातशत्रु का एक नाम रहता है कुड़िक, कुड़िक नाम रहता है, ध्यान देंगे। अब एक चीज समझिए, आपने अगर ये मूवी देखी होगी बाहुबली, ठीक है, बाहुबली, तो बाहुबली में 2 टूल्स आपको दिखेगा, ठीक है। वो जब लड़ने जाता है तो एक आपको रथमूसल वहां पे दिखेगा, ठीक है। ये रथमूसल का पहली बार यूज अजातशत्रु किया हुआ है। और महाशिलाकंटक मिलेगा, ठीक है, वो जो वो गोला उठा के फेंकता है जिसमें आग उगबात के, ठीक है, तो वो महाशिलाकंटक रहता है, ठीक है। अब जब वो महाशिलाकंटक जब किसी हाथी के सर पर गिरता था तो हाथी क्या करती थी, हाथी सिंपल सा काम करती थी कि वापस अपने सेनाओं को ही रोक देती थी, वापस अपने सेना को ही रोक दिया करती थी, ध्यान देंगे, ठीक है। तो महाशिलाकंटक का यह काम हुआ करता था। तो रथमूसल एवं महाशिलाकंटक का किसने पहली बार यूज किया, तो अजातशत्रु ने यूज किया है। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगली कुछ इंफॉर्मेशन हो वो जुड़ाते हैं, ठीक है। एक कहानी क्या मिलती है, अजातशत्रु मैंने बोला ना कि ये किसी से भी अपनी मित्रता नहीं मानेगा। ये बोलेगा भैया मैं सबका शत्रु, भाई तुम मेरे नाना हो, मौसा हो, मौसी हो, कोई मतलब नहीं है, सबसे मेरी लड़ाई होगी, ठीक है। इस दौरान ये क्या करता है, वैशाली जाएगा लड़ने। वैशाली इसके ननिहाल रहती है, ठीक है। और वैशालियों में क्या होता है, अब वैशाली बहुत सक्षम राज्य रहता है, ऐसा नहीं है कि भैया तुम गए और 6 इंच छोटा कर दिया तुरंत जाते ही। तो इसको पता था कि यार वैशाली को इतना आसानी से निपटा नहीं सकते हैं। तो उसको पता है कि किसी भी लंबी लड़ाई को 2 तरीके से जीता सकता है। पहली बात कि हम लोग सपोर्ट काटते हैं, यानी सेना लड़ रही है, भाई शाम तक भुखाएगी। अगर हम लोग क्या करें कि इनके राज्य पे ऐसे कब्जा कर लें कि हम लोग इनके अन्नागार को ही सपोर्ट से हटा दें, ठीक है, तो होगा क्या, सेना को खाने को नहीं मिलेगा तो अगले दिन क्या लड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग आसानी से सेना को आत्मसमर्पण करा लेंगे। और फाइनली एक गुप्तचर के रूप में अपना एक मंत्री भेजता है, जिस मंत्री का नाम था वत्सकार। एक्चुअली एक कहानी बनाएगा, दिखाएगा कि अजातशत्रु से इसकी मंत्री लड़ाई कर लिया, मारपीट कर लिया और वत्सकार जान बचा के राज्य छोड़ के भाग गया और वो चला कहा जाएगा वैशाली। हालांकि वैशाली वाले समझ नहीं पाते, उनको लगता है मेरे दुश्मन देश से बच के आया, ये मेरा काम करेगा। वो समझ नहीं पाते ये गुप्तचर है और उसको जिम्मेदारी दे देते हैं सैन्य विभाग का।
और वो अजातशत्रु का गुप्तचर रहता है। लड़ाई के ड्यूरेशन में पूरी सूचना वो उठा के अजातशत्रु को देता है। रिजल्ट वही होता है जो होना है। तो गुप्तचरों से सावधान रहें, ठीक है। इतिहास आपको जानकारी देता है कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो किसी परिवार के सदस्य को अपने बीच में ना रखे, क्योंकि वो हो सकता कोई चाल हो, ठीक है। ये इतिहास आपको बताती है, ठीक। खैर कोई बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं उदयन पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उदयन पे। उदयन क्या है? उदयन लड़का है किसका? अजातशत्रु का, ठीक है। अपने बाप की हत्या करेगा और आएगा। उदयन के बारे में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इसने पाटलिपुत्र नामक एक नगर का निर्माण करता है। ध्यान देंगे, उदयन क्या करता है? पाटलिपुत्र नामक एक नगर का निर्माण करेगा, ठीक है। पाटलिपुत्र नामक ये जो नगर था, जो दो नदियों के बीच में स्थित था, गंगा और सोन। इन दो नदियों के बीच में आपका पाटलिपुत्र स्थित था। बहुत प्यारा सा जगह था। अब होगा क्या? उदयन कहेगा भाई एक काम करो, इतनी प्यारी जगह है तो मैं अपनी राजधानी बदलूंगा। और राजधानी कहां लेके आएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो ये अपनी राजधानी क्या करेगा कि पाटलिपुत्र से हटाएगा, सॉरी, ठीक है, पाटलिपुत्र लेके आएगा, मतलब राजगृह से हटाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है। पहले राजधानी क्या थी? राजगृह थी। अब ये राजगृह से पाटलिपुत्र कन्वर्ट करेगा। तो किस शासक ने राजधानी को, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि किस शासक ने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र कन्वर्ट किया? तो राजगृह से पाटलिपुत्र कौन भेजता है? तो उदयन भेजता है। पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, तो वो आपका उदयन भेजता है, ठीक है। ये चीज हो गया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देंगे, अजातशत्रु के बारे में एक फैक्ट मैंने बताना भूल गया है। अजातशत्रु एक ग्राम का निर्माण करता है, एक दुर्ग का निर्माण करता है। एक्चुअली उस दुर्ग का निर्माण होता है पाटिल ग्राम, ठीक है। पाटिल ग्राम नाम का जो ये दुर्ग रहता है, ये इसके जो उद्घाटन करने आते हैं वो मोदी जी नहीं करने जाते हैं, खुद गौतम बुद्ध जाते हैं, ठीक है। जैसे मोदी जी आजकल सब चीज का उद्घाटन करते हैं, तो ठीक है, आज करते हैं। आज मोदी जी सबसे, मतलब अगर कोई इज्जतदार नेता है तो मोदी जी है। उस ड्यूरेशन में कौन था? महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को बुलाएगा कि भैया आइए, ठीक है, और आप क्या करिए? उद्घाटन करिए। महात्मा बुद्ध जाएंगे, उद्घाटन करेंगे। और महात्मा बुद्ध एक भविष्यवाणी कहते हैं, पाटलिपुत्र को लेके एक भविष्यवाणी करते हैं कि ये एक सर्वसंपन्न, ठीक है, नगर बनेगा, वाणिज्य का केंद्र बनेगा। पाटलिपुत्र के बारे में वो ऐसा क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। ध्यान देंगे। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था कि इसके द्वारा जो दुर्ग का निर्माण किया गया, किसने इसका उद्घाटन किया था। तो इसमें आप लोग नहीं फंसेंगे, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। हर्यंक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नामदशक। अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक क्या होगा? ठीक है, ध्यान देंगे, एक काफी शौकीन था, अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का इंसान था। तो जाहिर सी बात है, जब शासक विलासिता में निपुण होगा, दुर्बल होगा, तो जनता भाई सीधी सी बात है कि खटक जाएगा उसका दिमाग, ठीक है। और जब जनता का दिमाग खटकेगा तो वो विकल्प की तलाश करती है। तो जनता ने विकल्प का तलाश किया और उस विकल्प के रूप में किसको चुना? उस विकल्प के रूप में उसने शिशुनाग को चुना, जो कि नागदशक का ही अमात्य हुआ करता था, ठीक है। तो अब यहां से बारी किसकी आ जाएगी? शिशुनाग की आ जाएगी। और शिशुनाग जब क्या करता है? शासन पर आता है, तो ये जिस वंश की नींव रखेगा उस वंश का नाम हो जाएगा शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश कैसे आया आप लोग समझ गए। शिशुनाग एक्चुअली क्या था कि जब ये शासक बनने वाला था तो ये बनारस का गवर्नर था। क्वेश्चन भी बनता है कि शासक बनने से पूर्व क्या था शिशुनाग? तो बनारस का गवर्नर था। तो मोदी जी के बनारस का गवर्नर था, ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, शिशुनाग के बारे में हालांकि वैसे अगर फैक्ट्स आप देखेंगे तो शिशुनाग क्या करता है? अपनी राजधानी क्या है जो पाटलिपुत्र गई हुई है ना, ये बोलेगा एक काम कर भाई, इसको वैशाली पहुंचा, वैशाली पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा? वैशाली पहुंचाएगा। इसी को दिमाग में रखेंगे। शिशुनाग क्या करेगा? राजधानी को वैशाली पहुंचाएगा, ठीक है। यह चीज दिमाग में रखना है कि अपनी राजधानी कहां पहुंचाएगा? वैशाली पहुंचाएगा, ध्यान देना है। अब एक चीज आगे समझिए इसके बारे में, ये दूसरा आपका फैक्ट है, ये दिमाग में रखना है। अब एक चीज दिमाग में, एक थोड़ा सा मैं फैक्ट और अगर आपको बता दूं, ठीक है, एक फैक्ट, इसके बारे में, उदयन के बारे में कहानी मिलती है कि उदयन की हत्या भी हुई थी, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि लास्ट शासक तो नागदशक था, लेकिन उदयन की भी हत्या हुई थी। उदयन की हत्या एक्चुअली क्या होता, अवंती के एक गुप्तचर ने कर दिया था। अवंती राज्य का एक गुप्तचर था, वो आया था उदयन से मिलने और छुरा घोंप देगा, छुरा घोंप के भाग भी जाएगा, ठीक है। अब उदयन की हत्या कौन कर रहा है? अवंती कर रहा है। तो जाहिर सी बात है भैया कि जब किसी भी राज्य के राजा की हत्या अगर कोई राज्य कर देगा तो इनडायरेक्टली वो उसका दुश्मन हो गया, वो स्टाम्प पेपर पे लिखा गया कि तुम दुश्मन हो मेरे, ठीक है। अब क्या है, जब शिशुनाग आएगा तो वो पहले दिमाग में रखेंगे, अच्छा अवंती तुम जैसे दिमाग में आओगे तुमको तो भाई 6 इंच छोटा करेंगे।
अब क्या होगा, चूंकि अवंती पर वज्जी पर अधिकार था अवंती का, ध्यान दीजिएगा, क्लियर सुनिएगा, वज्जी संघ पर अधिकार अवंती का था। अवंती के एक गुप्तचर ने किसकी हत्या कर दी, मगध के एक शासक जिसका नाम क्या था, उदयन की हत्या कर दी। तो इसका मतलब है अब मगध का दुश्मन कौन बन गया, अवंती बन गया। तो यानी जो अवंती अगर कोई जीत लेगा तो वज्जी भी जीत लेगा, क्योंकि वज्जी पे किसका कंट्रोल है, अवंती का। तो शिशुनाग क्या करेगा, अवंती पे विजय प्राप्त करेगा। अवंती पर विजय प्राप्त करते ही शिशुनाग वज्जी पर भी नियंत्रण कर लेता। क्यों, क्योंकि वज्जी कंट्रोल में किसके था, अवंती के कंट्रोल में था। ध्यान देना है, ठीक है। अब यानी अब ध्यान देना है, ये दो फैक्ट आपका हो गया शिशुनाग के बारे में, ठीक है, ये दो फैक्ट आपका हो गया शिशुनाग के बारे में। अब हम लोग जाते हैं, अगला आपका आता है इसी शिशुनाग वंश का काला शोक आता है, ठीक है। अगला कौन आएगा, अगला काला शोक आएगा। काला शोक का एक नाम हमको मिलता है, वो है नाम उसका, ठीक है, काकवर्ण, काकवर्ण नाम मिलता है, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इतिहास में किस शासक को काकवर्ण नाम से जाना जाता है, ये दिमाग रखेंगे। काकवर्ण बोलेगा एक काम कर भाई, ये बार बार राजधानी चेंज हो रही, चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर से राजधानी को उठा के लेके आएगा किधर, वैशाली से पाटलिपुत्र। यानी ये राजधानी अगेन क्या कर देगा, पाटलिपुत्र की सब राजधानी अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब काला शोक फिर क्या करेगा, पाटलिपुत्र राजधानी कर देगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, काला शोक की हत्या होती है, काला शोक की हत्या होती है, और ऐसा माना जाता है कि हत्या किसने किया, काला शोक की ऐसा माना जाता है हत्या किया महापद्मनंद ने, पद्मनंद ने। और इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, हर्षचरित से मिलती है। हर्षचरित किसकी रचना है, तो हर्षचरित आपके वाणभट्ट की रचना है, ठीक है, क्लियर दिमाग में रखना है, ठीक है। तो महापद्मनंद हत्या करेगा, तो जाहिर सी बात है महापद्मनंद जब हत्या करेगा तो अब एक नए वंश की नींव पड़ेगी, और जिस नए वंश की नींव पड़ेगी वो वंश क्या हो जाएगा, नंद वंश। नंद वंश में हम लोग दो शासन को देखेंगे, दो शासक को देखेंगे। एक तो वही जिसका नाम है महापद्मनंद, दूसरा अंतिम घनानंद को, ठीक है, महापद्मनंद। आइए महापद्मनंद को देखते हैं। देखिए महापद्मनंद को बहुत अच्छा शासक नहीं माना जाता है, बहुत घटिया घटिया वर्ड इसके लिए यूज किया गया है। कई लोग इसको गालियां तक देते थे, ठीक है, जैसे इसको अधार्मिक बोला गया है, ठीक है। संस्थापक है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई इसके लिए, ठीक है। इसके लिए एक बहुत अजीब सा इसको उपाधि दी गई है, ठीक है, नमनवती द्रव्य कोटीश्वर। ये सब इसको उपाधियां दी गई हैं, ये निगेटिव उपाधियां सारी, ये सारी निगेटिव उपाधियां। अब क्या ये कुछ अपनी साइड से उपाधि लेकर बोलता है, भाई तुम लोग नहीं दोगे उपाधि, तुम लोग के भरोसे थोड़े हैं, हम अपनी तरफ से उपाधि रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अपनी क्या उपाधि रखेगा, अपने को एक राट बोलेगा, ठीक है, अपने को बोलेगा मैं दूसरा परशुराम हूं। वो कहेगा कि भैया काम करो मैं दूसरा परशुराम हूं, यानी अपने को कहता है अपरो परशुराम। इसका अर्थ होता है दूसरा परशुराम या द्वितीय परशुराम। आप सोचिए सीधा खुद को परशुराम बोल दिया, ठीक है। एक छत्र खुद को बोलता है, ठीक है। आप सोचिए सर्व छत्रांतक खुद को बोलता है, इसी आधार पर वो खुद को परशुराम भी बोलता है, ठीक है। क्षत्रियों का नाश करने वाला, छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। अब बोलेगा मैं सर्व छत्रांतक हूं। इतिहास में दूसरा ऐसा था, ठीक है, हालांकि परशुराम से तुलना कर लिया कि परशुराम को भी कई बार मल्टीपल टाइम्स वो क्षत्रिय वंश का संहार किए क्षत्रियों का। तो इसके लिए लिखा गया कि मैं परशुराम के बाद से अगला मैं जन्मा हूं, ठीक है, इस भारत की भूमि पर अगला मैं हूं, ठीक है। यानी अपने की तुलना एक देवता से करेगा ताकि लोग रिस्पेक्ट करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब होगा क्या, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या होता है, एक ये क्या करता है, कलिंग विजय करता है। इसकी एक विजय इंपॉर्टेंट है, और वो विजय क्या है, कलिंग विजय, ठीक है। कलिंग विजय करता है तो यहां पे एक डेवलपमेंट का काम क्या करता है, यहां पे नहरों का निर्माण करता है, नहरों का निर्माण करेगा। लेकिन दूसरा काम क्या करता है, यहां पे एक जिनसेन की प्रतिमा रहती है, ध्यान देगा, यहां पर एक जिनसेन की प्रतिमा रहती है। ये जिनसेन की प्रतिमा को क्लियर याद करिएगा, अभी एक बार इसका नाम और आएगा, मैं अभी बता नहीं रहा हूं कब आएगा क्यों आएगा, ठीक है, बस आएगा दिमाग में रखना है। तो जिनसेन की प्रतिमा उठा के लेकर चला जाएगा, ठीक है। जिनसेन की प्रतिमा क्या है, उठा के लेकर चला जाएगा, कहां पे, ये आ जाएगा जहां पर उसकी राजधानी यानी मगध लेके चला जाएगा। अब सुनिए कलिंग विजय की हमको जानकारी कहां से मिलती है,
तो कलिंग विजय की जानकारी हम लोग को हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। और हाथी गुम्फा अभिलेख का जो हम लोग कह सकते हैं कि लिख किसकी है, तो ये खारवेल की है। खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये दिमाग में रखना है। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे अगला घननंद को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का घननंद। घननंद, घननंद, आइए घननंद के बारे में देखते हैं। नंद वंश का क्या है, ये लास्ट शासक है, अंतिम शासक है। नंद वंश का अंतिम शासक है, ध्यान देंगे, ठीक है। इसको उपाधि दी गई है अग्रमीज। इसको अग्रमीज की उपाधि दी है, किसके द्वारा, यूनानी लेखकों के द्वारा इसको अग्रमीज की उपाधि दी है। इसी के ड्यूरेशन में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और मैंने पूरा जो कौटिल्य वाला कहानी सुनाया, ठीक है, वो मानता नहीं है और फिर से कौटिल्य से दुश्मनी ले लेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से विदेशी आक्रमण पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। विदेशी आक्रमण दो हुआ है, ठीक है। एक तो आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया है, ध्यान देंगे। एक तो आक्रमण आपका ईरानियों के द्वारा किया गया है, ध्यान देना है, ठीक है, ईरानियों द्वारा, और कंबोज, गांधार, इन सब क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया गया है। इसके बारे से दूसरा एक आता है शख्स, वो कहां से आता है, वो आता है मकदूनिया से, ध्यान देंगे, ठीक है, यानी यूनानियों द्वारा। दूसरा यूनानियों द्वारा, ध्यान देंगे। ईरानियों द्वारा जो अटैक होता है भारत पर, वो पहला असफल अटैक होता है। पहला जो प्रयास होता है अटैक का, प्रथम प्रयास, वो कौन करता है, वो साइरस द्वितीय करता है। साइरस द्वितीय करता है, और इसमें वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। पहला सफल प्रयास कौन करेगा, ध्यान देना है, पहला सफल प्रयास कौन करेगा, डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम, जिसको हम लोग दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये एक सफल अभियान होगा, और इसमें हम लोग अपने जो सिंधु का तटवर्ती क्षेत्र है उसको खो बैठेंगे। फॉर एग्जांपल कंबोज, गांधार आदि, ठीक है, कंबोज, गांधार आदि। तो इसके बारे में ये जानना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका जो यूनानी आक्रमण है, जिसको हम लोग मकदूनियाई आक्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है। हेडिंग डालता हूं मैं, मकदूनियाई आक्रमण, ठीक है, मकदूनियाई आक्रमण। आइए हम लोग मकदूनियाई आक्रमण को समझते हैं, ठीक है। मकदूनियाई आक्रमण बेसिकली हम लोग किसका आक्रमण देखने वाले हैं, सिकंदर का आक्रमण देखने वाले हैं, ठीक है। सिकंदर का आक्रमण देखने वाले हैं, ध्यान देंगे। सिकंदर क्या है, सिंध तो पार कर लिया था, लेकिन ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। ये क्लियर अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, क्लियर अपने दिमाग में रखना है। अब इस सिकंदर के आक्रमण में एक सबसे प्रभावशाली युद्ध जो है वो है आपका, ठीक है, हाइडे स्पीच का युद्ध। मैं पहले इसको पढ़ा रहा हूं, हालांकि लोग लास्ट में पढ़ाते हैं हाइडे स्पीच के युद्ध को, मैं पहले पढ़ा रहा हूं। रीजन क्या है, ये एक बहादुरी का युद्ध है, तो हमेशा बहादुरी से शुरुआत करिए। आइए हम लोग हाइडे स्पीच का युद्ध पहले पढ़ लेते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध, ध्यान देंगे। इस युद्ध का एक पक्ष तुमको पता है किस कौन था, सिकंदर था, लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो कौन था, पुरु नाम का राजा था, ठीक है। पौरव राजा, इसको हम लोग पुरु कहते हैं, पौरव राजा पुरु। पुरु, हालांकि इस युद्ध में क्या होगा, इसका पराजय होगा, लेकिन ये इतनी वीरता से लड़ता है, इतनी वीरता से लड़ता है कि सिकंदर
इसकी पराजय होने के उपरांत भी इसकी वीरता देखकर क्या करेगा, राज्य को वापस लौटा देगा। ठीक है, जब हारता स्टोरी मिलती है पुरु से, सिकंदर पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो वही कहता है कि जो एक वीर के साथ करना चाहिए, ठीक है, एक राजा को एक राजा के साथ जो करना चाहिए, ठीक है, वो बोलता है कि वो कीजिए मेरे साथ। तो उसकी बहादुरी को देख के सिकंदर ने एक अप्रतिम उदाहरण देता है। वो एक शख्स, पूरे सिकंदर बोलता है कि मैं अब तक जितना क्षेत्रों को जड़ के आया हूं, मेरी सेना देखे तो सब लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, अभी तो तुम्हारा सिंध को मैंने पार किया है तो वो भी मुझे समर्थन दे दिया है, तुरंत लड़ाई नहीं किया, आत्मसमर्पण। लेकिन वो बोलता है कि भारत में मैं शुरुआत ही करता हूं और केवल एक छोटी सी सेना के दम पर इतने दिनों तक मुझे रोक दिया, मेरे इसके सिकंदर के अच्छे खासे सैनिकों को मार दिया जाता है। हालांकि वो तो होना ही था, जो हार होनी थी, क्योंकि सिकंदर के पास लड़ाकू सेना थी, स्ट्रेटजी उसके पास अच्छी थी, ठीक है, तो जीतना तो था ही उसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी बहादुरी को देखते हुए राज्य वापस लौटा देगा, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। और फाइनली वो डिसाइड करेगा कि भाई अब मैं क्या करता हूं कि ब्यास की तरफ निकलता हूं, ठीक है, क्योंकि अब ब्यास पार करना था अगर आपको भारत में, यानी जो आपका घनानंद का जो साम्राज्य था वहां पर अगर आपको इंटर करना था तो, ठीक है। हालांकि ब्यास अपने विकराल रूप में थी, सैनिक डर जाते हैं, इनको स्टोरी पता चलती है कि भैया लाखों की सैनिक में उनके पास सेना है, हजारों की संख्या में हाथी है, घोड़े है, तलवार है, इतनी अफवाह भी पहुंच जाती है। घनानंद की सच्चाई को छोड़ के सब कुछ पहुंच जाती है, ठीक है, घनानंद कितना निर्बल है, ठीक है, उसकी असलियत छोड़ के शासन व्यवस्था की सारी ताकतें पहुंच जाती है, ठीक है। परिणाम क्या होगा कि सेना कहेगी कि भाई सिकंदर कभी लौट के मूड बना के आएंगे भाई, अभी चल, अब हो नहीं पा रहा है क्योंकि लगातार लड़वा रहे हो, अब हिम्मत नहीं है लड़ने की। तो बोलेगा सिकंदर भाई अब जब तुम ही लोग नहीं लड़ोगे तो क्या करेंगे। वो फाइनली ठानेगा, 19 महीने भारत में रहता है, मिलता है कि 19 मंथ वो भारत में रहता है। 19 महीने भारत में रहने के बाद वो क्या करेगा, लौटेगा सिकंदर, ठीक है, और आगे चलकर 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कबाइलियों का हमला हो जाता है बेबीलोन में और वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लौटते समय बहुत सारे सैनिक इसको जलवायु परिवर्तन के कारण मार दिए जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक मर जाते हैं, तो बहुत कम सैनिक बचे रहते हैं। तो वो कबाइलियों के हमले के कारण उनको लगता है कोई लुटेरे जा रहे हैं, मार देते हैं। और सिकंदर इतना बड़ा विजेता मरता है तो खाली हाथ मरता है। मतलब समझिए इतना बड़ा क्षेत्र जीत लिया था लेकिन सिंगल दिन शासन नहीं किया था, सिंगल दिन शासन नहीं किया था, ठीक है, दूसरे को शासन देता चला गया, ठीक। अच्छा, अब इसके विजय की जो चुटफुट कहानियां हैं उनको देख लेते हैं, जिनमें इसको परिश्रम ही नहीं करना रहा, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट करके, सिकंदर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, ध्यान देना है। आंधी के बारे में चर्चा मिलता है। आंधी के बारे में चर्चा मिलता है। आंधी कौन था, तो ये तक्षशिला का शासक था, ध्यान देंगे। आंधी क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देगा बिना लड़े, ठीक है। एक फैक्ट ये दिमाग में रखना है। सेकेंड फैक्ट दिमाग में रखिए कि सिकंदर जो था सिंध नदी को पार किया था, ठीक है। किस दर्रे से सिंध नदी को पार किया जाता है, तो खैबर दर्रे से, खैबर दर्रे से, ठीक है, सिंधु नदी को पार किया था। यह चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके साथ कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार आए थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था नियार्कस, ऑनेसिक्रट्स, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस। ये सारे विद्वान सिकंदर के साथ भारत में आए हुए थे, ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आएंगे हम लोग मौर्य वंश पे, ध्यान देना है। अब यहां से हम लोग का हो गया मौर्य वंश, मौर्यकाल। बस 5 मिनट आप लोगों की क्लास अब खत्म हो जाएगी। मौर्यकाल पे आते हैं। जाहिर सी बात है कि मौर्यकाल आता है तो मौर्यकाल की नींव किसने लिखी, तो जाहिर सी बात है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पहला एक डाउट उठता है कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति से संबंधित था, अपने में कभी भी प्रीलिम्स में आया नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। चंद्रगुप्त के कुछ नाम है,
ठीक है, जो इतिहास में चर्चा मिलती है, जैसे यूनानी आए थे भारत में, मेगास्थनीज आया था, स्ट्रेबो आया था, एरियन आया था, ये लोग उसको कुछ नाम देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त कहाँ मिलता है? सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि भैया चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त कहाँ मिलता है। ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त नाम का प्रथम जो उल्लेख हुआ है, ध्यान देंगे, वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हुआ है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त नाम का प्रथम उल्लेख, चंद्रगुप्त नाम का प्रथम उल्लेख, प्रथम उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका एक नाम था एंड्रोकोट्स। इसका एक नाम है एंड्रोकोट्स, इसका एक नाम है सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स इसको मेगास्थनीज वगैरह कहते थे। ठीक है, ये लोग इसको सेंड्रोकोट्स के हैं। एंड्रोकोट्स कौन का है? तो प्लूटार्क ने, एपियन और प्लूटार्क ने, एपियन एवं प्लूटार्क, इन्होंने इसको सेंड्रोकोट्स का है, ध्यान देना है। ठीक है, इसके बारे में एक वर्ड आता है, वो आता है भारत का मुक्तिदाता। ठीक है, भारत का मुक्तिदाता इसको क्यों कहते हैं? अभी मैं इसको जस्ट बता रहा हूं कि इसको भारत का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता था। एक्चुअली क्या है, ऐसा माना जाता था कि विदेशी जो मकदूनियाई लोग थे, उनकी दास्ता से इसने मुक्त कराया है, इसलिए इसको कहते हैं भारत का मुक्तिदाता। अब बोलेंगे कि भैया विदेशी आक्रमण, विदेशी के दास्ता से कहाँ मुक्त कराया? भाई इतिहास में आगे चलकर क्या होता है, जो सिकंदर के लोग थे वो वापस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देंगे, सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस क्या होगा, एक ड्यूरेशन आएगा कि वो बेबीलोन का राजा बनेगा और वो भारत विजय की लालसा से वापस निकलेगा, यानी सिकंदर के जो क्षेत्र थे उनको अगेन जीतने के लिए निकलेगा। तो जब वो आता है तो इस बार उसकी मुलाकात होगी किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, इसी के लिए हम लोग कहते हैं सेल्यूकस से इसका युद्ध देखते हैं। सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस, सेल्यूकस से युद्ध देखते हैं। ठीक है, सेल्यूकस से इसका युद्ध देखते हैं। तो सेल्यूकस वापस आएगा कि भाई मैं अपने बाबा की, अपने चाचा के, जो भी उसका लगता हो सिकंदर, ठीक है, उसकी जो क्षेत्र था, चल भाई उसको मैं दोबारा हथिया लेता हूं, क्योंकि अभी चाचा जान तो हमारे हरा के गए ही हैं इस बार, लेकिन इसको पता नहीं रहता इस बार यहाँ पे भाई कोई आम इंसान नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कौटिल्य का चेला है। ठीक है, तो आसानी से हरा पाना नामुमकिन है। ठीक है, अब होगा क्या? वही होना है जो मंजूर खुदा होना है, चंद्रगुप्त मौर्य इस लड़ाई में जीत जाएगा। अब बात आते थे, आए थे राज लेने, अब इनको अपना देना पड़ेगा। ठीक है, अपना क्षेत्र देंगे और यहां तक कि अपनी प्यारी बेटी भी देंगे। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब सोचिए, आए थे पिताजी के संपत्ति लेने और अपनी सारी संपत्ति इनको देनी पड़ गई। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या हुआ। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य बोलेगा भाई बता तुमको 6 इंच छोटा करे या कुछ छोड़े तुमको? तो बोला नहीं छोड़ दे, संधि कर ले। तो बोला छोड़े क्यों? तो बोला मेरे पास मेरी बेटी है, उसका नाम है हेलेना, तो तुम क्या करो, हेलेना से तुम शादी कर लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलेगा कबूल है। ठीक है, शादी कर लेगा। चंद्रगुप्त मौर्य बोलेगा भाई इतना ही 10 दोगे? तो बोला नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अब तुम दामाद बन गए तो तुमको कुछ क्षेत्र भी देते हैं। अभी अफगानिस्तान पे जब तालिबान का कब्जा हुआ था तो आप लोग ये 4 नाम सुने हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिया, एरिया देता है, एरिया को हम लोग हेरात प्रांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, आराकोसिया देता है, अराकोशिया को हम लोग कंधार प्रांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जेड्रोसिया देता है, जेड्रोसिया को हम लोग मकरान तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद से पेरीपे निस्दाई, ये लोकेशन देगा, ये आपका काबुल के नाम से जाना जाता है आजकल।
ये चारों क्या देगा, एज अ दहेज देगा। ठीक है, तो काशी के बाद से दूसरे दहेज का एग्जांपल आपको कहां मिल गया, चंद्रगुप्त मौर्य में मिल गया। ठीक है, ध्यान देना है। तो इतिहास यही है, दहेज के उदाहरण आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, और आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। एक बार एग्जाम ये क्रैक कर दीजिए, इतना बड़ा बड़ा लोकेशन तो दहेज में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना तो मोदी जी भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है भैया, कोई किसी का देश थोड़ी ना देगा। तो ये वो दौर था जब लोगों को दहेज इतना बड़ा बड़ा मिलता था, अब इतना दहेज नहीं मिलेगा, लेकिन एक झोरा भर के पैसा तो मिल सकता है। आजकल इतना चल रहा है, जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, हालांकि मैं दहेज प्रथा को समर्थित नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने वाला एग्जाम क्रैक करो, मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। इतना चीज मिलने के बाद से ससुर कहेंगे दामाद से कि भाई तू हमको क्या देगा, बेटी भी ले लिए, इतना बड़ा क्षेत्र ले लिए। तो बोला कि ससुर जी तुम्हारे पास हाथी नहीं है, हमारे पास हाथी खूब है, तो एक काम करो तुम मेरे से 500 हाथी ले लो। खुश हो जाएगा, बोलेगा कोई बात नहीं है भाई, 4 ही राज्य दिए, तुम 500 हाथी दे दिए, खुश हो जाएगा। बोलेगा बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, जिएंगे कि नहीं ये तुम्हारा काम है। चंद्रगुप्त बोलेगा कि अब क्या दे, कुछ देने के लिए मेरे पास अब इससे ज्यादा तुम्हारे लिए है नहीं। तो बोलते कि कुछ दो नहीं, एक मेरा ये छोटा सा इंसान है, ठीक है, कहता है कि हमको घूमना है भारत, तो इसका नाम है मेगास्थनीज, इसको क्या करो साले के रूप में तुम स्वीकार कर लो। तो वहां पे होगा तो ये मेरा राजदूत, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, तुमको जीजा बोलेगा, पूरा भारत घूमेगा और तुम्हारे राज प्रशासन के बारे में लिखेगा। थोड़ा हम ले जाएंगे और उधर कंधार मतलब अफगान वालों को पढ़ाएंगे, ठीक है, बेबीलोन वालों को, कि देखो मैंने जिस शख्स से अपनी बेटी की शादी की है वो इतना महान है। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को खत्म करेंगे। ध्यान देना है, आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब यहां से बिंदुसार स्टार्ट होगा, अशोक स्टार्ट होगा, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।